नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ। शब्दों के चयन की ऐसी कला जो स्वर के माध्यम से संवाद बन जाती है और जब यह शैली हृदय को छूती है तो व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। शब्दों के ऐसे जोहरी जो शब्दों के खेल के खिलाड़ी हैं, जिनकी दूरगामी सोच और विचारों के प्रवाह ने उन्हें हिंदी कमेंट्री जगत का जनक बना दिया। ऐसे शब्दों के जादूगर भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित श्री सुशील दोषी साहब आज हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और क्रम से जुड़े हैं उनका मैं अगर प्रतिनिधि हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं उन्हें प्रतिनिधित्व देता हूँ। जब भारत में या विदेशों में भी कहीं जाता हूँ तो उनको भी मेरा नमस्कार। और विजय कुमार जी, आपसे तो मेरी पुरानी जान पहचान है, आपको भी नमस्कार। आप सर्वश्रेष्ठ हिंदी क्रिकेट समालोचक हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार और उत्कृष्ट लेखक भी हैं। आपने 400 से अधिक वनडे, 85 टेस्ट मैच, 9 विश्व कप में हिंदी कमेंट्री कर सबको इस बात का एहसास दिला दिया कि हिंदी भाषा हमारे दिलों को जोड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है। आप अपनी अनुपम शैली से दर्शकों के हृदय सम्राट बन गए। खेल जगत में आपके अभूतपूर्व योगदान के लिए देश विदेश में कई संस्थाओं के द्वारा आपको सम्मानित किया गया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में कमेंट्री बॉक्स का नाम आपके नाम से रखा गया है। सर, आपकी उपस्थिति आज हमारे लिए सौभाग्य है। सर, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे अच्छे वचन मेरे लिए कहे। देखिए, कानों को सुनने में बहुत भला लगता है, लेकिन कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि हिंदी का और क्रिकेट का मैं एक विनम्र सेवक रहा हूँ। कभी भी मैंने इसका मालिक बनने की कोशिश नहीं की। हिंदी का मैं अपने आप को बहुत ही अदना, बहुत ही मामूली सेवक मानता हूँ। और मेरे द्वारा अगर कोई काम हो गया तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर की मेहरबानी इसमें ज्यादा है। दर्शकों, आज हम सर से जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी कमेंट्री में अपनी रुचि रखता है तो उसे उसके लिए अपार संभावनाएं हैं, लेकिन ये संभावनाएं वो कैसे जाने और इस क्षेत्र में कैसे अपनी अविरल छाप बनाए, आज सर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए एक बार फिर पुनः स्वागत करते हैं करोड़ों दिलों के राजा पद्मश्री सुशील दोषी साहब का। नमस्कार। या सब, हाँ जी, हाँ, आप कुछ कह रहे थे, कहिए ना। सर, आपके साथ सवालों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले सब जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी प्रेरणा रही जिसने आपको प्रेरित किया कि आप हिंदी क्रिकेट में कमेंटेटर बने। और सर, अगर मैं आपके पूरे जीवन की बात करूं तो आपका पूरा जीवन प्रेरणा देता है उनको जो अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में आसमान की ऊंचाइयों को महसूस कर सबको गौरवान्वित करना चाहते हैं। तो मैं आज आपसे सभी दर्शकों की तरफ से निवेदन करूंगा कि सर आप अपने जीवन के बारे में भी संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। या बिल्कुल। देखिए, वैसे डेल कार्नेगी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आप लोगों के बारे में उनकी बातें करते रहिए, वे घंटों सुनना पसंद करेंगे, लेकिन आपकी बात करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात करूंगा और ये कहना चाहूंगा कि मेरी बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ 35 रुपए महीने के मकान से, किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति अगर इस ऊंचाई को छू सकता है तो देखिए, आप में से तो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्रतिभा संपन्न हैं, आपके पास धनादि की सुविधाएं भी हमसे बेहतर हैं, तो आप लोग तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी कहानी एक ऐसे गरीब लड़के की कहानी से शुरू होती है जिसने संघर्ष के साथ क्रिकेट की अपनी जीवन यात्रा और हिंदी की जीवन यात्रा शुरू की। और आज जिस जगह पर भी मैं पहुंचा, उसके कई लोग इसके प्रेरणा स्वरूप मेरे जिंदगी में आए। सबसे पहले देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं छोटा बच्चा था, जैसे हर कोई जब छुटपन में होता है तो क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रति उसकी दिलचस्पी जागृत होती ही है, टेलीविजन चैनल देखता ही है। मैं तो शुरू से बचपन में क्रिकेट खिलाड़ियों के फोटो इकट्ठे किया करता था। तब मुझे लगा कि फोटो इकट्ठे करके अपनी दिलचस्पी जाहिर करूं, लोगों से एल्बम लाया। और जब मैं 13 साल का हुआ, जब मैं 8वीं कक्षा में था, तब पिताजी को मैंने जिद पकड़ी कि मैं क्रिकेट मैच देखना चाहता हूँ। तो देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार, इतना पैसा तो था नहीं, लेकिन फिर भी देखिए विजय कुमार जी, मैं आपको क्या बताऊं कि बिल्कुल उनके पास कहाँ से पैसा आया होगा, लेकिन मैंने कहा मुझे मुंबई का टेस्ट मैच देखना ही है। तो पिताजी, चूंकि क्रिकेट से उन्हें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपने बेटे में दिलचस्पी थी, वे मुझे मुंबई ले गए। कैसे खर्चा इकट्ठा किया होगा मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं हम पिता पुत्र 4 दिन तक ब्रेबोन स्टेडियम के चक्कर काटते रहे।
भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच था, 1959-60 की बात है। और तब रिची बेनो जो विश्व विजेता टीम थी, उनके कप्तान थे रिची बेनो। मैं उनका फोटो इकट्ठे किया करता था अपनी एल्बम में। तो उनकी टीम भारत आई हुई थी, मुंबई का टेस्ट मैच था। हम पिता पुत्र मुंबई पहुंच गए। अब पिताजी बेचारे सीधे साधे मध्यम वर्गीय परिवार के, उनको पता नहीं था कि 50,000 लोग अगर स्टेडियम के अंदर बैठे हैं तो 50,000 लोग बाहर खड़े रहते हैं, इस आशा में कि कहीं कोई मौका मिल जाए, अंदर घुस जाए। तो हम पिता पुत्र को टिकट ही नहीं मिल पाए। जो टिकट मिल रहे थे वो ब्लैक में मिल रहे थे, इतना पैसा था नहीं। तो 4 दिन तक हम पिता पुत्र ब्रेबोन स्टेडियम के बाहर के चक्कर काटते रहे। चौथे दिन चाय पान के समय एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई। उसने मेरे पिताजी से कहा कि भाई आप 4 दिनों से चक्कर काट रहे हैं, कोई जगह नहीं मिली क्या? तो पिताजी ने कहा देखिए मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इस बेटे को मैं इंदौर से लाया हूँ और इसका दिल टूट जाएगा, इसको मैच देखना है। तो उस पुलिस वाले ने कहा कि चलिए एक काम करता हूँ, चाय पान के बाद जैसे ही लोग अंदर जाएंगे उस समय मैं इसे भी अंदर ठेल दूं, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। पिताजी खुश हो गए, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मुझे अंदर ठेल दिया। चाय पान के बाद मैं अंदर घुस गया। देखिए मैं 13 साल का था, भावनाएं इतनी जागृत हुई नहीं थी। तो ये भी सोचा नहीं कि पिताजी बाहर खड़े रहेंगे 90 मिनट तक। फिर भी अंदर कूदता फांदता चला गया। अंदर जाकर देखा तो आंखें फटी रह गई। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ और मेरे मन पसंद क्रिकेटर्स नील हार्वे और नॉर्मन ओनील वहां पर बल्लेबाजी कर रहे थे। और तभी मेरी दृष्टि कमेंट्री बॉक्स पर पड़ी ब्रेबोन स्टेडियम से। किसी ने कहा कि यहाँ पर विजय मर्चेंट और बॉबी तलियार कहाँ कमेंट्री कर रहे हैं। तो मन में एक हुक सी उठी कि क्या जगह है, बिल्कुल गेंदबाज की सीध में देखकर कमेंट्री कर रहे हैं, ऐसी जगह क्या कभी बैठा जा सकता है। मन में एक हुक सी उठी। खैर 90 मिनट तक खेल देखा, बाहर निकल आए। पिताजी बाहर ही खड़े थे, खुश थे कि देखिए वो 90 मिनट तक खड़े रहे पैरों पर, उसकी उन्हें चिंता नहीं थी, लेकिन खुश थे। मैं खुशी खुशी बाहर आया और पिताजी को कहा मजा आ गया, हम वापस आ गए। तो देखिए आज सोचता हूँ तो आंखों में आंसू भर आते हैं। और तब पिताजी खुश होकर मुझे वापस इंदौर ले गए। और आज देखिए जब 500 टेस्ट मैच और करीब इतने 500 वनडे इंटरनेशनल्स और करीब 85 टेस्ट मैच जब मैं कर चुका हूँ, पद्मश्री की उपाधि मिल चुकी है और कितना सम्मान स्टेडियम कमेंट्री बॉक्स में, उसी एक कमेंट्री बॉक्स में मेरे नाम से कमेंट्री बॉक्स बनाया गया, सुशील जोशी कमेंट्री बॉक्स। तो ये ऐसी अद्भुत बातें हुई जीवन में जो कभी एक सामान्य लड़का कभी सोच ही नहीं सकता है। तो वहां पहुंच गए जहां की कभी उम्मीद नहीं थी। तो देखिए किस्मत में ईश्वर ने आपके लिए क्या लिख दिया है। आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कहीं भी आप बढ़ सकते हैं। और जब 18 साल का हुआ ना, छोटी सी कहानी को और फिर मोड़ देकर विजय कुमार जी बताता हूँ कि 18 साल का हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, हिंदी कमेंट्री की शुरुआत ही हो रही थी। लोग कह रहे थे कि हिंदी में कमेंट्री हो ही नहीं सकती, कोई तैयार भी नहीं था। तब मैं स्टेशन डायरेक्टर के पास पहुंच गया। मैंने कहा कि मैं कमेंट्री कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स। अरे भाई सिर में तजुर्बे के कुछ सफेद बाल तो लेकर आओ, उसके बाद कमेंट्री करना। उन्होंने मुझे भगा दिया, मैं चला गया, फिक्र भी नहीं की कि उन्होंने इस तरह भगा दिया। लेकिन आखिरी दिन तक कोई मिला ही नहीं। तो आखिरकार उन्होंने कहा एक पागल सा लड़का आया था, चलो उसी को देखते हैं। तो उन्होंने मुझसे इमेजिनरी कमेंट्री करवाई। मैंने इमेजिनरी कमेंट्री अंग्रेजी में करके बताई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें तो हिंदी में कमेंट्री करनी है। हिंदी में भी मैंने जोड़ तोड़ करके जैसे तैसे, मेरी हिंदी अच्छी थी बचपन से। बड़े बड़े साहित्यकारों की रचनाएं मैं पढ़ा करता था। भले ही मैं साइंस और इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ, लेकिन फिर भी हिंदी के प्रति मेरी दिलचस्पी बचपन से बनी रही। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रेमचंद, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी और सुमित्रा नंदन पंत, कालिदास, ये सबके मैंने काफी कुछ साहित्य पढ़ा था और हिंदी सीखी थी। हिंदी भाषा मुझका बचपन से मुझे बहुत प्यार था। तो मैंने कमेंट्री करके बताई तो उनको लगा कि बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन लड़का चला लेगा। तो इस तरह से पहली कमेंट्री हुई 1968 में। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ता था तब। पहली कमेंट्री की बड़ी आलोचना हुई। मासूम मन पर बड़ा दुख भी हुआ कि 18-19 साल की जब उम्र होती है और इस तरह आलोचनाओं का शिकार बनना पड़े तो बड़ा दुख होता है। तो पिताजी ने भी कहा हिम्मत मत हारो, इसको गंभीरता से लो। और
खिलाड़ियों के बारे में सोचो कि जब स्ट्रोक लगाते हैं तो करते क्या है। तब मैंने सोचना शुरू किया, अलग अलग स्ट्रोक के लिए अलग अलग शब्द बनाए और हिंदी में उनका उपयोग किया। जैसे स्क्वायर कट करता है तो मैंने देखा, जैसे आप भी जानते हैं कि स्क्वायर कट करता है तो क्या करता है खिलाड़ी, अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है और फिर स्क्वायर कट करता है 4 रन के लिए। तो ये इसमें क्या हो गया कि एक भाषा भी बन गई, शैली भी बन गई और हिंदी भाषा को एक नया आयाम मिल गया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हिंदी के तमाम शब्द जो मैंने बनाए उस समय, आज भी तमाम क्रिकेटर्स जो कमेंट्री कर रहे हैं और तमाम कमेंटेटर्स भारत के उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बाहरी किनारा लिया, 3 स्लिप और 1 गली, इंतजार कर रहे थे किसी भी कैच को झपटने के लिए, या फिर कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी को शंका का गलियारा कहना। लोग चमत्कृत हो जाते थे कि शंका का गलियारा, ये तो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी से भी बेहतर शब्द है। क्यों ना हो, हिंदी बड़ी शक्तिशाली भाषा है। अगर आप अंग्रेजी में नहीं सोचेंगे, हिंदी में सोचकर दिल से सोचेंगे, जैसा आप भी बता रहे थे कि दिल से सोचेंगे, तो दिलों में उतरने की आपकी कोशिश कामयाब रहेगी। मैंने जिंदगी भर यही कोशिश की। 1990 से जैसे विदेश यात्राएं मैं इतनी सारी की, ऑस्ट्रेलिया गया, इंग्लैंड गया, पाकिस्तान 2 बार गया, श्रीलंका गया, अमेरिका गया क्रिकेट कमेंट्री करने। अमेरिका जाने वाला मैं पहला हिंदी कमेंटेटर हूँ। सन 2000 में मैं अमेरिका गया, दक्षिण अफ्रीका गया, तमाम तमाम देशों की यात्राएं की। लेकिन यात्राएं करना इतना महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि हिंदी के जरिए क्रिकेट फैले और क्रिकेट के जरिए हिंदी फैले। देखिए, दक्षिण के लोग मुझे लिखते थे कि साहब आपकी हिंदी कमेंट्री हमें बहुत पसंद है, केवल 69 और 79 ये शब्द हमें समझ में नहीं आते, आप अंग्रेजी में भी 69, 79, 89 बोला कीजिए। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तब ये बात हुई थी। तब मुझे अच्छा लगा कि देखिए हिंदी कमेंट्री सुनी जा रही है, और मुझे पता नहीं था कि मैं अच्छा हिंदी कमेंटेटर हूं या नहीं। अब छोटी सी कहानी में मोड़ देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से जब वापस आया, नेपियन सी रोड पे मेरे भाई रहते थे। तो वहां पर एक दिन मैं जब ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद नीचे उतरा उनके कमरे में से, और नीचे जाकर देखा तो कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने देखा एक बच्चा क्रिकेट कमेंट्री कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं नेपियन सी रोड की जलदर्शन बिल्डिंग से सुशील दोषी बोल रहा हूँ। मेरा मन चमत्कृत हो गया और मैं इतना खुश हुआ। इसलिए नहीं कि वो मेरा नाम ले रहा था, वो मुझे जानता भी नहीं था, क्योंकि रेडियो के दिन थे, टेलीविजन तो था नहीं। उनको मालूम भी नहीं था बच्चों को कि मैं ही सुशील दोषी हूँ। लेकिन मैं ये अभिमान से भर गया इस मामले में कि देखिए क्रिकेट के कारण हिंदी वहां पहुंच गई जहां की पहुंचने की उसने कल्पना भी नहीं की थी। नेपियन सी रोड का इलाका आप तो जानते ही, मुंबई में रहते हैं, एक अंग्रेजी दां इलाका। बच्चे अंग्रेजी के सिवा हिंदी तो बोलती ही नहीं, लेकिन ऐसी जगह से अंग्रेजी दां इलाके में अगर बच्चा हिंदी में कमेंट्री कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदी और क्रिकेट दोनों इस कारण एक दूसरे से लाभान्वित हुए। तो आज भी देखिए कमेंट्री कर रहा हूँ, टेलीविजन पे भी कमेंट्री की, डिजिटल माध्यम से भी कमेंट्री कर रहा हूँ, आज भी कमेंट्री कर रहा हूँ लगातार। तो 52-53 साल हो गए, 5 दशक गुजर गए। इन 5 दशकों में क्रिकेट में भी बहुत बदलाव हुआ, जिसकी चर्चा हम करेंगे जब आप प्रश्न पूछेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज देखिए जीवन में सब कुछ है। आज पैसा है, शोहरत है, आज तरह तरह की गाड़ियां हैं, होंडा के शोरूम्स हम चलाते हैं। इंदौर में 160 आदमी हमारे यहाँ काम करते हैं। लेकिन बचपन के वो दिन, वो सुकून, वो चैन, वो मोहब्बत क्रिकेट और क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रति जो वो थी, वो दिन कभी लौट नहीं सकते। बचपन के दिन वो अद्भुत दिन थे। सर, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हिंदी में आपका समर्पण और हिंदी में जो आपने हिंदी की जो सेवा की, और आपने इस बात को अभी कहा भी सही कि आप उसको उसका एक बहुत बड़ा श्रेय लेने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने अभी अपने पहले वक्तव्य में ही कहा कि नहीं, मैं जैसे एक सेवक हूँ और एक सेवक के रूप में मैंने उसकी सेवा की है। सर, मैं आपको यहाँ एक सवाल से जोड़ना चाहूंगा कि जो युवा, आज के यूथ हिंदी कमेंट्री में अपने भविष्य की संभावनाओं को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए कितनी संभावना है सर? देखिए, बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर भारत को समझना, भारत एक बहुत ही उन्नतिशील देश है,
भारत को समझना है तो हिंदी भाषा को समझना चाहिए। मुझे खुशी है कि तमाम बड़े-बड़े चैनल्स, चाहे स्टार हो या फिर 10 स्पोर्ट्स हो, जितने बड़े-बड़े चैनल्स भारत के हैं, उन्होंने भी हिंदी के महत्व को समझ लिया है, हिंदी कमेंट्री को वो ले रहे हैं। हालाँकि उनकी इच्छा ये रहती है कि क्रिकेटर्स से कमेंट्री कराएँ, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्रिकेटर्स कमेंट्री करें, उन्हें जानकारी बेहतर रहती है, तो अच्छी बात है। लेकिन क्रिकेट को या हिंदी को पैसा कमाने का ज़रिया नहीं बना लेना चाहिए। आपको अंग्रेजी में मौका नहीं मिल रहा है तो हिंदी में चलिए कुछ भी काम चला लें। ये तो आप हिंदी का आप सम्मान करने के बजाय अपमान कर रहे हैं। जैसे हमने कमेंट्री करते वक़्त एक क्रिकेटर को ये सुना कि भाई जैसे क्रिकेटर को लग गई फील्डिंग करते वक़्त, उसका पैर थोड़ा लड़खड़ाने लगा तो एक क्रिकेटर ने कहा कि उसका चाल-चलन खराब हो गया है। अब चाल-चलन तो हम समझते हैं कि उसके चरित्र की बात हो गई है तो, कि चरित्र खराब थोड़ी हो गया, उसका चलने का तरीका खराब हो गया। तो जब आप हिंदी नहीं समझते हैं, तो पहले सीखिए। हमें आपका स्वागत करना चाहते हैं हम तो कि आप जैसे लोग अगर जानकार लोग हिंदी कमेंट्री करें, तो हिंदी का भी भला होगा, क्रिकेट का भी भला होगा। ज़्यादा लोग हिंदी को सुनते हैं, आपके नाम को पहचानते हैं, उस नाम का सदुपयोग करिए, उसका दुरुपयोग नहीं करिए, उसको गंभीरता से लीजिए। और इसको पैसा कमाने का साधन मत समझिए, इसको सेवा का एक रूप समझिए। जब ऐसा समझेंगे तो हिंदी की सेवा करेंगे और अपने लिए भी बेहतर द्वार खोलेंगे। और तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आप हिंदी सीखना बहुत बड़े, इसमें बहुत बड़ा रूप है इसका, जिसमें बहुत पैसा है। देखिए मैंने कमेंट्री जब शुरुआत की थी तो एक जमाने में 15 रुपए दिन में भी कमेंट्री की। वो दिन ऐसे थे जब टेस्ट क्रिकेटर्स को, आपको आश्चर्य होगा कि 150 रुपए प्रतिदिन मिलता था। और अगर 5वें दिन का खेल पानी में धुल गया तो वो 5वें दिन का पैसा नहीं मिलता था, 4 दिन का ही पैसा मिलता था। और जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलते थे तो कभी टोस्टर दे दिया, कभी क्या दे दिया, ऐसी छोटी-छोटी चीजें। क्रिकेट आज बदल गया, इसमें बहुत पैसा, कमेंट्री में भी आज इतना पैसा 25,000 रुपए प्रतिदिन भी मिल सकता है। और बड़े-बड़े क्रिकेटर्स को तो आज 2-2 लाख रुपए प्रतिदिन भी मिल रहा है। तो संभावनाओं के द्वार तो खुले हुए हैं, उसे टटोलना है। अच्छी हिंदी बोलो। क्रिकेट क्रिकेट या जिस भी भाषा में आप जिस भी खेल की कमेंट्री कर रहे हो, उसको उसकी तकनीकी बातें सीखने की कोशिश करो और सबसे बड़ी बात सीखने का प्रयास करो। देखिए आज भी मेरे पास हिंदी भाषी की दिक्कत क्या है कि उसको अभिमान बहुत रहता है, वो सीखना नहीं चाहता, वो उसको लगता है कि वो सर्वज्ञ है, उसको सब कुछ आता है। मुझे आज भी लोग कमेंट्री सिखाने आ जाते हैं, मुझसे सीखना नहीं चाहते। तो ये मुझे जी देखकर बड़ा दुख होता है। जब मैं कमेंट्री करता था तो कोई कमेंटेटर मेरे नजदीक से भी निकल जाता था ना, तो रोए खड़े हो जाते थे, रोमांच हो जाता था। और मुझे लगता था कि देखिए मेरे पास से ये कमेंटेटर गुजर गया, बॉबी तलियार खां गुजर गए मेरे नजदीक से, तो इतना रोमांच होता होता था। तो जिस खेल की विधा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी इज्जत करिए। और आकाशवाणी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी आप आगे बढ़े, आपको लगता है कि आप हिंदी भाषा ठीक से बोल सकते हैं, आप साथ ही क्रिकेट भी ठीक से जानते हैं और आपको लगता है कि आप आज तो देखिए आप अभ्यास भी कर सकते हैं, टेलीविजन पर रोज ही मैच चलते रहते हैं। आप अभ्यास करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, वो क्या कह रहे हैं आप ये सुनिए, उनसे सीखने की कोशिश करिए, उनकी अच्छी बातें सीखिए और फिर उसको ग्रहण कीजिए, बोलिए। तो ये तमाम चीजों से आप आगे बढ़ सकते हैं। सर आपने बहुत सही कहा कि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। दर्शकों, आप जिस तरह से आज सर ने आपको मार्गदर्शन दिया, अपार संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाओं के साथ भाषा की सही जानकारी, उसका सटीक ज्ञान और उसका सम्मान भी जरूरी है। सर एक युग था जब मुझे याद है, मुझे मेरे पापा बताया करते थे कि एक रेडियो था, उसमें आपकी आवाज आती थी और 50 लोग उस रेडियो के वहां पर खड़े रहते थे और उस चीज को सुना करते थे कि आपकी कमेंट्री सुनते थे। और एक युग अलग था, वो दौर था, वो एक माहौल था। एक युग रेडियो का, दूसरा युग टेलीविजन का और अब डिजिटल मीडिया का युग। और ये सब युगों में हिंदी कमेंट्री में एक ही नाम और वो सबसे ऊपर। सर इस बदलाव को कैसे आपने बड़ी खूबसूरती से अपने आप को ढाल लिया? बहुत ही दिलचस्प सवाल है देखिए। और ये देखिए जीवन में जब चुनौतियां आती रहती हैं ना, तो जीवन जीने योग्य हो जाता है। चुनौतियों को स्वीकार करो। मन भी करता है कि अब एक ही काम करते करते इतना वक्त गुजर गया, अब ऐसा कुछ काम करें जो नया हो।
तो आपको लगता है कि आप जवान बने रहते हैं, आपकी आवाज़ में दम रहता है, आपकी एकाग्रता बेहतर रहती है, आपका ध्यान बेहतर रहता है और आपकी संकल्प की भावना बेहतर रहती है, आपका नाम रहता है, उस नाम को आप खोना नहीं चाहते। मेरे पिताजी कहते रहते थे कि देखिए, अपने पास जब कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था, तब नाम कमाया, उस नाम से नामा कमाया। अब उस नामे के खातिर नाम मत खो देना, उस पैसे के खातिर अपना नाम मत खो देना। तो ये बात उनकी मैं कभी भूलता नहीं कि कुछ भी हो जाए, अपने काम को पूरी तरह से धर्म की तरह स्वीकार करो, उसकी तरफ ध्यान दो, अच्छा बोलो, दिल से बोलो, दिल दिल में उतरने की कोशिश करो। जैसा कि आपने शुरू में भी कहा, वही कोशिश मैं लगातार अपनी जिंदगी में करता रहता हूँ। सर अभी भी हमने उन लोगों को भी मार्गदर्शन दिया जो लोग हिंदी कमेंट्री में अपने भविष्य की संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। चलिए अब खिलाड़ियों की बात करते हैं। सर ये बड़ी खुशी की बात है कि अब लोग खेलों के महत्व को समझ रहे हैं। वर्तमान समय में सब लोग खेल जगत में जाना चाहते हैं, इसमें वे अपना करियर भी बनाना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप ये समझिए कि खिलाड़ी होता क्या है। खिलाड़ी किसी भी देश के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा प्रतीक रहता है। जब हमारा एथलीट वहां पर दौड़ता है ओलंपिक में, तो वो भारत के स्वास्थ्य का प्रतीक है। और इसीलिए तो देखिए, दुनिया में आप कितने भी बढ़ जाएं, आपकी योग्यता का प्रमाण कैसे मिलेगा? आपकी योग्यता, आप युद्ध तो लड़ नहीं सकते। मनुष्य अपनी शक्ति का इजहार तो करना ही चाहता है, ये उसकी एक आदिम प्रवृत्ति रहती है कि अपनी ताकत का इजहार करे। तो आजकल चूंकि अब परमाणु युग का जमाना है, ताकत का इजहार किया तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो ताकत का इजहार करने का तरीका यही है कि खेलों में अपनी ताकत दिखाएं। तो खेलों में आप आगे बढ़िए, उसी में अपनी ताकत बताइए कि तकनीकी रूप से आपका देश कितना आगे है, उसका एक ये प्रमाण मिलता है, उदाहरण प्रस्तुत होता है। इसीलिए हमारे तमाम जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे हैं और राष्ट्रपति रहे हैं, ये सब खेलों को बहुत महत्व देते हैं। और आज भी देखिए, हमारे आज के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी भी, इनका खेलों की तरफ बड़ा ध्यान है। और किसी भी खिलाड़ी ने जरा से भी उपलब्धि की तो तुरंत ट्वीट करके उसे बधाई देते हैं। मुझे याद है, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कमेंट्री, क्रिकेट की कमेंट्री सुना करते थे, उन्हें भी बहुत दिलचस्पी थी। और तमाम ऐसे राजनेताओं के अलावा बड़े बड़े लोगों की एक जमात है जो पूरी कमेंट्री को ध्यान से, क्रिकेट के खिलाड़ी ही नहीं बल्कि अन्य खेलों को। मुझे याद है कि सन 1982 का जब एशिया कप चल रहा था, तो इंदिरा गांधी जी ने स्वयं उन्होंने जाकर हमारे हॉकी खिलाड़ियों को कहा कि भैया देखिए, बाकी सब खेलों की बात तो अलग है, लेकिन हॉकी में स्वर्ण पदक जरूर जीतना। तो ये पता चलता है कि देश की प्रतिष्ठा खेलों के साथ किस तरह से जुड़ी हुई है। मैं भी वहां मौजूद था उस समय, एशियाड की कमेंट्री कर रहा था मैं, तमाम अलग अलग खेलों की। तो ये तमाम चीजें। और देखिए, एक बार मुझे याद है 1948 के ओलंपिक के विजेता जो रहे, ओलंपिक के टीम के जो कप्तान थे किशन लाल, उनसे मैं इंटरव्यू कर रहा था। तो उन्होंने एक दफे मुझे एक बात कही थी कि रात को 2 बजे तक जब इंग्लैंड से उनका आखिरी मुकाबला था फाइनल का, तो नींद नहीं आ रही थी। आजादी के बाद का ये पहला मुकाबला था, नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर आ गए और रात को 2 बजे सभी खिलाड़ियों को जगा दिया। और लोगों ने कहा, भाई साहब अब तो सोने दो, कल मैच है, आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने अपना तिरंगा झंडा निकाला और सभी खिलाड़ियों को कहा कि इसको उठाकर कसम खाओ कि कल का मैच जरूर जीतोगे। सबने कसम खाई। और ये देखिए, जज्बा जो होता है ना, ये किसी देश को एक एकता के सूत्र में बांधता है। देखिए, आप जब क्रिकेट के मैदान में भी जब जाते हैं, 50,000 लोगों में, उसमें हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। तो अनेकता में एकता की जो बात कहते हैं ना, क्रिकेट या कोई भी खेल से बड़ा कोई उदाहरण प्रस्तुत कर ही नहीं सकता। क्रिकेट सीमाओं से परे भी लोगों को मोहब्बत के जाल में बांधता है। और ये क्रिकेट की, ये बहुत, या क्रिकेट या किसी भी खेल की ये बहुत बड़ी ताकत रहती है। बिल्कुल सही बात है सर। क्रिकेट हो या कोई भी खेल हमें अनुशासन सिखाता है, हमें सिखाता है कि हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को कैसे पाना है। सर हमने आपका शो करने के पहले बहुत सारे युवा खिलाड़ियों से बात की, बहुत उत्साहित भी हुए वो कि आप आने वाले उनका मार्गदर्शन देने के लिए। लेकिन सर एक बात को जहां हमने इस चीज में महसूस किया सर, वो ये थी कि खिलाड़ियों का सफलता और असफलता के का जो अंतर है वो बहुत बड़ा है। अगर कोई खेलों में रुचि रखते हैं तो कौन सा सही समय है जब उसे उसमें प्रवेश करना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए? ये क्वेश्चन को लेकर हमने काफी खिलाड़ियों में असमंजस देखा सर।
हाँ, नहीं ठीक है, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट की बात करता हूँ क्योंकि क्रिकेट से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं समझता हूँ कि 12 साल की उम्र वो होती है, जब आप क्रिकेट का बैट का जो हैंडल रहता है उसको ठीक से पकड़ सकते हैं और तब अपने शरीर का संतुलन भी आप साध सकते हैं। 12 साल की उम्र में आपको गंभीरता से खेलना शुरू कर देना चाहिए। तब आप भले से क्रिकेट की गेंद को केवल टॉसिंग करें या दीवार के सामने खड़े रहकर खेलें, टेनिस का बल्ला हाथ में हो तो टेनिस के साथ, तो इससे क्या आपकी आंखें जमती हैं कि टप्पा खाने के बाद कैसे आ रही है आपके बैट तक। तो शुरुआत कर सकते हैं। कोचिंग कैंप्स आज तो जगह जगह अंडर 14 और अंडर 16 की टीमें भी बनने लगी हैं भारत भर में। जगह जगह कोचिंग के कैंप्स लगाए जाने लगे हैं, मुंबई में भी हैं आपके, और दुनिया भर में जहां भी क्रिकेट या दो जो भी खेल में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो कोचिंग कैंप्स उसके लगते ही हैं। तो आजकल देखिए खेलों पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। हमारे जमाने में तो देखिए खेलते कूदते थे तो पिताजी बच्चे जो नाराज होते थे बच्चों पे कि वक्त बिगाड़ रहा है, क्योंकि खेल खेल ही खेल में लगा रहता है। लेकिन आजकल तो पिता जो हैं बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा बेटा क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहा है, हमारा बेटा टेबल टेनिस की ट्रेनिंग ले रहा है, हमारा बेटा बैडमिंटन में नाम कमा रहा है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है समाज में, उसी के कारण आज खेलों की दुनिया में भारत आगे आ रहा है। तो हम दे और लड़कियां भी खेल रही, मैं तो उनको भी कहूंगा कि प्रेरित होने की बात भी है। साइना नेहवाल या पीवी सिंधु वर्ल्ड नंबर 1 अगर बन गई थी तो हमें गर्व होने की बात है कि जहां पुरुष नहीं पहुंच पाए वहां भारतीय लड़कियां पहुंच रही, खुशी की बात है और हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत अरसे तक उन्हें पीछे रखा गया कि भाई आप तो घर में कामकाज संभालिए, चूके चौके चूल्हे तक बैठिए और वहीं पर बस पुरुष की सेवा करिए। लेकिन अब तो लड़कियां भी कदम से कदम मिलाकर आईटी कंपनीज में भी देखिए लड़कियां ज्यादा काम कर रही, बेहतर काम कर रही। हायर सेकेंडरी की परीक्षा का परिणाम देखें तो लड़कियां ही टॉपर निकल रही, लड़कों का ध्यान तो इधर उधर भी रहता है, लड़कियां एकदम शीर्ष पर पहुंच रही हैं। या हमारे देश में जो प्रगति हुई उसका एक कारण ये भी है कि लड़कियां भी अब पूरी तरह से योगदान दे रही हैं। मैं तो हर बच्चे को ये कहना चाहूंगा, देखिए आप भले ही बहुत आगे न पहुंच पाए लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए और आप दूसरे क्षेत्रों में भी बेहतर करें, आपकी शारीरिक भाषा है वो बेहतर हो, आप आत्मविश्वास देखिए खेल आप में आत्मविश्वास भरते हैं, आप में दोस्ताना भरते हैं, आप एकजुट होकर खेलते हैं। मैं कई दफे कहता हूं कि 11 मामूली खिलाड़ी भी मिलकर एक महान टीम की रचना करते हैं और कई बार 11 बड़े बड़े खिलाड़ी मिलकर भी एक मामूली टीम बनकर रह जाते हैं। हमें भी एक मजबूत टीम बनाकर रखनी है और इसके लिए जरूरी है कि आप खेलों से उस भावना का अपने आप में सीखें, उसको अनुसरण करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, देश को भी आगे बढ़ाएं। सर आपने बहुत सही बात कही कि आज के दौर में लड़कियों और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक छोटी सी एक बात मैं आज आपको यहाँ इस शो में कहना चाहूंगा, जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी, कि अभी भी सर ने एग्जाम का भी जिक्र किया जहाँ पर लड़कियां बाजी मार रही है। और आज शाम को 5 बजे हम आपके लिए लेकर आए हैं दिव्यांशी जैन जी को, जिन्होंने 12वीं के एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में 100 में से 100% अंक हासिल किए हैं। आज वो आपको बताएंगे कि परीक्षा में सफलता के टिप्स क्या हैं, कैसे आप मेहनत कर 100 में से 100 नंबर पा सकते हैं। चलिए सर हम शो में लौटते हैं फिर से। सर आपने नहीं एक पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा और मैं भी देखूंगा उस शो को डेफिनेटली। शुक्रिया सर। आपने बताया कि एक 12 वर्ष की एक उम्र है जिसमें हमें इस क्षेत्र में प्रवेश कर लेना चाहिए। सर इसी से जुड़ा एक सवाल लेता हूं सर, कि एक सफल खिलाड़ी बनने के लिए कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। देखिए सफलता के लिए ये कि जो भी खेल आप चुने, एक तो 10 खेलों को ध्यान में मत रखिए, कोई भी एक खेल चुनिए, उस खेल में ही फिर महारत हासिल करिए। अगर आप सक्षम हैं आर्थिक रूप से तो सबसे श्रेष्ठ ट्रेनिंग जो भी होती है वो जरूर लीजिए, मतलब उसी की ट्रेनिंग लीजिए ताकि जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले। आजकल तो बड़ी बड़ी कोचिंग की व्यवस्थाएं होने लगी हैं और आप में देखिए प्रतिभा है तो देखिए सरकार भी लगातार ढूंढ रही है। मैं भी आज के जो युग में नई एक ऑल इंडिया क्रिकेट काउंसिल बनी है, उसका सदस्य चुना गया। उसका काम ही है कि प्रतिभाओं को देश में कैसे आगे लाया जाए। तो उस काम को मैं अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो कोविड के कारण सभी रुके हुए हैं, अभी अभी मुझे बनाया था पिछले 4 महीने पहले उसका सदस्य, तो उसमें भी मैं योगदान देने के लिए काफी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप में प्रतिभा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये देश ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को ढूंढ रहा है। आप छुप कर नहीं रह सकते,
अगर आप में प्रतिभा है तो आपको ढूंढ निकाला जाएगा। आज का जमाना देखिए प्रतिभा को ढूंढ निकालने का जमाना है। टेलीविजन चैनल्स या कहीं भी या अखबारों के जरिए आपकी खबर पहुंची जाएगी। पहले वाली बात नहीं है कि आप में प्रतिभा है तो आप गांव में बैठे हैं तो कोई भी आपकी बात ही नहीं करेगा, आपको पता ही नहीं चल लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप प्रतिभाशाली हैं। आज जमाना बदल गया, आपको न्याय मिलेगा, आप आगे बढ़कर रहेंगे। अगर आप में प्रतिभा है तो अपनी काबिलियत में भरोसा रखो और एक बात याद रखो कि पढ़ाई लिखाई में अगर अव्वल आते हैं तो अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, अपने समाज का नाम रोशन करते हैं। उसी तरह से खेलों में भी आएंगे तो अब पहले की तरह आप तोहमतें नहीं झेलेंगे, आप तब भी अपने माता पिता और परिवार का नाम और अपने समाज का नाम ऊंचा करेंगे और देश का नाम भी ऊंचा करने का आपको सौभाग्य मिलेगा। सर, आपने अभी अभी जिक्र किया था कि सरकार इस बात को लेकर जागरूक है कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सर, इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको एक सवाल लेता हूँ। सर, आज जो विषय स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वर्तमान दौर में वे सारे विषय, अगर मैं कहूँ सारे नहीं, अगर कुछ विषय कहूँ तो अप्रासंगिक है, जबकि खेल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। क्या आप मानते हैं कि खेल को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में स्कूल में लागू कर दिया जाना चाहिए? नहीं, किया ही जाएगा ये डेफिनेटली, इसमें तो कोई शंका की बात ही नहीं। और आपने अच्छा किया, ये सवाल मैं अपने मीटिंग में भी वहाँ बात करके उठाऊंगा और इसको योजना का एक शिक्षा का अंग बनाने की हम कोशिश करेंगे। इसमें तो कोई संदेह नहीं, ये बहुत अच्छा एक सुझाव है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी भी है कि शिक्षा में जो अच्छे अंक लाता है उसको भी अच्छे मार्क्स दिए जाए। और देखिए शिक्षा, मैं तो इस बात के भी खिलाफ हूँ कि केवल अंकों की प्रतिस्पर्धा में बच्चों को जोड़ दिया जाए, उनका ऑलराउंड विकास। देखिए मेरा बच्चा तो 90% लाया, आपका बेटा तो 70% ही लाया, ये ईर्ष्या का जहर बच्चों में घुलना ही नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि इतनी कम उम्र में, पवित्र उम्र में जब बच्चा ईर्ष्या करता ही नहीं, उसके मन में ये बात आनी ही नहीं चाहिए। ये जो प्रतिशत का अंक जो का जो जोर है आज समाज में शिक्षा पद्धति में, इसको भी बदलने की जरूरत है। ऐसा मुझे सोचना है कि सामान्य ज्ञान अच्छा हो, सोचने बूझने का तरीका अच्छा रहो। 75% और 80-90% में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि ये उस दिन आपकी एकाग्रता कैसी रही इसी का फर्क रहता है। या तो आप 75% भी नहीं ला पाए, आप में भी वो योग्यता तो थी। तो इस तरह से बच्चों को कभी भी जो अंकों की होड़ में, होड़ प्रतिस्पर्धा बच्चों में तो लानी ही नहीं चाहिए। सही कहा सर आपने कि किसी भी तरह की अंकों की प्रतिस्पर्धा नहीं हो। प्रतिस्पर्धा इस बात की हो कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, हमें कैसे अपने और अपने परिवार और अपने देश का नाम गौरवान्वित करना है। सर, अगर कुछ वर्ष पहले की बात करें तो सुबह हो या शाम खेलों के मैदान में खिलाड़ी अपने पसीने से भविष्य को सींचते थे, मतलब अपने पसीने से सींच कर एक जमीन तैयार करते थे। लेकिन आज वे युवा मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। आने वाले समय में इसका आप क्या प्रभाव देखते हैं सर? नहीं, ये तो बहुत ही बुरी बात है। आज के समाज की जो कहते हैं ना कि डिजिटल ने एक सूचना क्रांति तो जरूर लाई है देश में। देखिए आज हम जूम पर बात कर रहे हैं, ये सूचना क्रांति ना आई होती तो शायद ये बात ही नहीं होती और इतने सारों से लोगों से जुड़ ही नहीं सकते थे। लेकिन डिजिटल भटकाव एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे लगातार इसी में पड़े रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहते, लेकिन उस तरफ आकर्षित इतने ज्यादा हो जाते हैं कि बड़ों का आदर करना भूल जाते हैं। डिसिप्लिन समाप्त होता जा रहा है और अब कोई किसी का सम्मान नहीं करता। तो ये जो डिजिटल भटकाव जो आ गया है कि 4-4, 6-6 घंटे डिजिटल के माध्यम में ही बिताते हैं, जबकि देखिए आप अगर बाहर मैदान पर, आप ठीक कह रहे हैं कि बच्चे बाहर खेलने नहीं जा रहे। देखिए धूप नहीं पड़ रही है उनके शरीर पर, विटामिन डी नहीं मिल रहा है, खेलकूद के मैदान पे अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते। स्वस्थ शरीर जो होता है उसी में स्वस्थ दिमाग निर्भर करता है। शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दिमाग कैसे स्वस्थ होगा, ये भी एक सोचने की बात है। और सबसे बड़ी बात कि डिजिटल में फंसकर और ये नकली गेम खेलकर आप असली जिंदगी को भूल रहे हैं। देखिए नकली खेल तो है, डिजिटल खेल जो है नकली चीज है, ये असली चीज तो है नहीं। असली जिंदगी में जब आगे बढ़ने का मौका है वो कीमती वक्त आप गंवा रहे, नकली चीजों में फंसे हुए। तो ये जो चीज है, ये भटकाव से हमें मुक्ति पानी होगी और इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ों को
ये लाड़ प्यार में क्या करते हैं कि बिजी रहते हैं हम लोग। हम बच्चों को कह देते हैं कि यार मैं अभी बोर मत करो, मैं तो बिजी हूँ, आप ये संभालो, ये टेलीविजन संभालो, ये वीडियो गेम संभालो, तुम अपना समय व्यतीत करो। ये जो चीजें बड़ी खतरनाक है। तो बच्चों के बिगाड़ने में बड़ों का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये एक हमें संभल कर रहना चाहिए। ये अचानक बच्चों में पैदा नहीं होता है, उसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं, जो इतना लाड़ प्यार करते हैं, जो इसका महत्व नहीं समझाते कि इसको, और उस ये कहना जैसे खाने की टेबल पर बैठे हैं, कुछ बच्चे सास बहू साथ में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं साथ में, आप वीडियो चैटिंग या व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं। ये तो कभी पहले होता नहीं था। ये असम्मान की जो भावना है, ये समाज में, भारतीय समाज ऐसे नहीं था। हमें अपनी विशेषताएं नहीं छोड़नी है। भारत कोई विज्ञान टेक्नोलॉजी में इतना जाना नहीं जाता था। भारत जाना जाता था अपनी आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक विकास के लिए। और जैन धर्म में जो हमारी बातें हम सीखते हैं, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जब मैं विदेशों में जाता था और टोटल वेजिटेरियन के सालों में, आज तक मैंने कभी दारू कभी छुई भी नहीं, और मैं इसके सख्त खिलाफ रहता था, तब लोग मजाक भी उड़ाते थे कि चलो, पंडित क्रिकेटर्स भी कहते थे कि पंडित जी का आशीर्वाद लेकर चलो, जीतेंगे। लेकिन परवाह नहीं करता था मैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को कहने दो, हम तो अपना काम करेंगे। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं और जो हमारे धर्म गुरुओं ने हमें सिखाया है, जो हमारे माता पिता ने हमें शिक्षा दी है, उसी को आगे बढ़ाना है। तो आज वो सम्मान की दृष्टि से उसी बात को देखते हैं और आज कोट करते हैं कि वो लड़का जो था, जो हमारे साथ कमेंट्री भी करता था उस समय हमारे खेल की, वो लड़का प्रिंसिपल था। तो ये ध्यान रखो कि लॉन्ग टर्म में, दूरदृष्टि से अगर हम देखें, तो आपकी हमेशा प्रशंसा होगी। आप अपने विचारों पर दृढ़ता के साथ टिके रहें, क्योंकि अपनी जड़ों से जुड़े रहना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जैन लोगों में देखें, कई लोग मजाक में, हम जैन लोगों की मैं तो आज कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पे, क्योंकि जैन लोग सुन रहे हैं, अजैन लोग जो होते हैं, जो जैन नहीं है, वो हम पर आक्षेप करते हैं कि दुनिया में नॉन वेजिटेरियन और दारू के भाव इसलिए बढ़े हैं कि जैन लोगों बड़ी संख्या में इसका उपयोग या उपभोग कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। हमें शर्म आती है जब इस तरह से कोई बात कर रहा है। तो हमें सोचना होगा कि अपनी जड़ों को हमें कभी नहीं छोड़ना है। महावीर स्वामी भगवान ने जो हमें जड़ें दी है, उसको हम छोड़ना नहीं। या तो हम धर्म के साथ हैं या नहीं है, मध्य रास्ता नहीं है इसमें। सच का सर आपने कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माता होता है। सर ये हम सवाल ले उसके पहले मुझे एक वाक्य याद आया सर, कि जब आप कमेंट्री बॉक्स में आते थे तो आपके शब्दों के जादू से ही चौके छक्के लगने शुरू हो जाते थे। मुझे आज भी याद है कि सुनील गावस्कर साहब ने सबसे ज्यादा सेंचुरी आपके कमेंट्री के दरमियान ही मारी है सर। तो हम चाहें कि थोड़ा आप दर्शकों को उसके बारे में भी बताएं। हाँ नहीं, ये तो आपने पता नहीं कहाँ से पता किया, लेकिन ये तो गजब का रिकॉर्ड है कि एक विश्व रिकॉर्ड तो ये है कि दोनों पारियों में लगातार सेंचुरी बनाने का 2 बार का रिकॉर्ड कोई कमेंटेटर के पास है तो मेरे पास ही। सुनील गावस्कर ने वो रिकॉर्ड कायम किया था जब ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 शतक लगाए और फिर पाकिस्तान में भी 2 शतक लगाए 1978। तो वो मुझे याद है कि वो रिकॉर्ड मेरे, लेकिन आपने ठीक कहा कि 34 में सेंचुरीज जो सनी भाई ने लगाई हैं, उसमें से 20 सेंचुरीज की कमेंट्री में मुझे करने का सौभाग्य मिला है। तो ये मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। और तब मैं कहा करता था कि जैसे एक मुझे याद है कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पर मैं कमेंट्री कर रहा था और शाम ढल रही थी, तो मैंने कहा था कि सूरज ढल रहा है और शाम ढल रही है, मैदान पर खिलाड़ियों की परछाइयां लंबी हो रही हैं, पर भारत का सूरज सनी गावस्कर पूरी चमक के साथ अभी भी मैदान पर जमा हुआ है। तो उसको कई खिलाड़ियों ने भी उसको बहुत पसंद किया था। सर आप इस बात को मानते हैं कि खेलों में कुछ बदलाव होने चाहिए जिससे यूथ इसमें आकर्षित हो, या इसको सिलेबस से जोड़ेंगे? हाँ नहीं, देखिए, खेलों में बदलाव तो निरंतर होता ही जा रहा है। अब देखिए ना, क्रिकेट पहले 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, बाद में 1 दिवसीय मैच हुआ, मतलब 50-50 ओवर्स का मैच हुआ, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो पजामा क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट को शास्त्रीय क्रिकेट माना जाता था और 50-50 ओवर्स को पजामा क्रिकेट कहने लगे। फिर बाद में 2020 क्रिकेट आया, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो पजामा क्रिकेट की उनकी जो परिभाषा बदल गई। उन्होंने कहा ये तो चड्डी क्रिकेट है। और अब तो 10-10 क्रिकेट आ गया है।
आशा करता हूं कि लोगों की कल्पना शक्ति अब और नीचे न खसक जाए। तो परिवर्तन तो देखिए आता है कि हॉकी में भी परिवर्तन आया, पहले अब एस्ट्रोटर्फ आ गया, पहले तो एस्ट्रोटर्फ था नहीं, खेल तेज हो गया है, तो खिलाड़ियों के हिसाब से खेल बदलता रहता है। सर हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर कि गुरुदेव श्री नयपद्म सागर जी महाराज साहब हमसे जुड़ चुके हैं। महान प्रभावक, अपने क्रांतिकारी विचारों से समाज में एकता का शंखनाद करने वाले ऐसे परम उपकारी गुरुदेव जिनके दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। गुरुदेव आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम आपको बहुत बहुत वंदन करते हैं। बहुत आशीर्वाद। सर एक वाक्य मुझे आपका याद आता है, जब आपने मैच के दरमियान कह दिया था कि इन्हें दिल की बीमारी है, और जब लोगों का रोमांच बहुत चरम पर था, भारत जीत के कगार पर था, आप उसे हमारे दर्शकों को बताएं, फिर मैं एक सवाल लूंगा सर। हाँ नहीं, वो 1979 की बात है और भारत को जीतने के लिए 438 रनों की जरूरत थी और 360 रन एक विकेट पर ही बना लिए थे। चेतन चौहान और सुनील गावस्कर ने बड़ी भागीदारी कर ली थी और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को तो सांप सूंघ गया था कि ये क्या हो रहा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 438 रन बन सकते हैं आखिरी पारी में। तब मैंने देखा था कुछ जो लोग हैं वो मैदान के बाहर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इनसे पूछना चाहिए कि हाउ कैन यू लीव द मैच एट दिस स्टेज व्हेन इट इज एट सच एन एक्साइटिंग स्टेज। तो मैंने बाहर जाकर कुछ लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें दिल की बीमारी है और हमारे डॉक्टर्स ने ये कहा है कि ये जो इस तरह का रोमांच जो है वो दिल के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, तो ऐसे रोमांच को कभी भी लीजिए मत, तुरंत बाहर निकल जाइए, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर जो चीज यहाँ पर खेल ओवल के मैदान पर मौजूद है, तो भारत में जो करोड़ों दर्शक, जो करोड़ों श्रोता सुन रहे हैं, उनमें भी ये बात मौजूद होगी। तब मैंने कमेंट्री के दौरान कहा था कि जिन्हें दिल की बीमारी है ये आंखों देखा हाल सुनना बंद कर दें, क्योंकि ये आंखों देखा हाल का रोमांच उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। और वो वाकई ऐसा हो गया कि आज तक लोग भूलते नहीं है। मुझे खुशी है कि आज भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। आज कितने साल हो गए, यानी 20 और 20 40 41 साल के बाद भी लोग उस वाक्य को याद रखते हैं और पूछते हैं। तो स्मृतियों में बसना कि हिंदी कमेंट्री का एक की योग्यता या हिंदी कमेंट्री की ताकत जो होती है कि इतने वर्षों तक भी लोग याद रख रहे हैं। मैं समझता हूँ लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने गरीब सेवक की हिंदी याद रखी। सर अगर हम वर्तमान की बात करें तो क्रिकेट में बल्लेबाजी की तरफ अधिक झुकाव देखा गया, और ये बात भी हमारे सामने आई कि अर्थशास्त्री भी इसमें अपने अवसरों को तराशने लगे। हम आपसे सर इस चीज को समझना चाहेंगे कि सर आप इस बात को मानते हैं कि क्रिकेट अपना स्वरूप बदल रहा है? हाँ नहीं, बिल्कुल कोशिश ये की जाती है कि लोग जो हैं वो चौके और छक्के लगते देखना चाहते हैं। वो नहीं देखना चाहते हैं कि बड़ा खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाए, वो नहीं देखना चाहते हैं कि विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी जल्दी आउट हो जाए। वो देखना चाहते हैं कि लंबे लंबे चौके, लंबे लंबे छक्के, 105 मीटर का छक्का पड़े। युवराज सिंह ने जब 2007 के विश्व कप में, T20 विश्व कप में 6 छक्के 6 गेंदों पर लगा दिए था ना, तो आज भी चर्चा का विषय है। तो इसके कई कारण है कि जो आपने कहा कि आर्थिक साम्राज्य इस तरह का फैल गया है कि लोग उस बात को पसंद करते हैं कि चौके छक्के पड़े, तो उसी से अर्थ शक्ति जुड़ती है, उसी से प्रायोजक जुड़ते हैं और उसी से क्रिकेट ज्यादा लोकप्रियता और इसी जगह पर पहुंचता है जहां पहले कभी नहीं पहुंचा। आज देखिए गृहिणियां भी T20 खेल देखती हैं जो पहले क्रिकेट से नहीं जुड़ी रहती। चौके चूल्हे के पास रहेंगी लेकिन स्कोर पूछती रहेंगी। किसान जो खेतों पे पगड़धारी किसान है ना, वो भी स्कोर पूछता है आजकल, पहले नहीं सुनता था। तो ऐसी जगहों पर क्रिकेट पहुंच गया है जहां पहले नहीं पहुंचा था। तो ये एक क्रिकेट ही नहीं, अन्य खेलों में भी जो बदलाव हुए, खेल को तेज करने की कोशिश की। धैर्य नहीं है लोगों के पास, धीरज खो रहा है दुनिया भर में। लगता है समय कम है, ज्यादा हासिल करना है। ये जो होड़ मची हुई है दुनिया में, ये इसको भारत की आध्यात्मिकता और जैन धर्म के सिद्धांत ही बचा सकते हैं। इस सिद्धांत के खातिर दुनिया तेज रफ्तार की तो होती जा रही, लेकिन बड़ों का आदर और सम्मान खत्म होता जा रहा है। धर्म के प्रति रुझान कम होता जा रहा, जो चिंता का विषय है। सर आने वाले निकट भविष्य में आप इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुश्किल है क्योंकि 10-10 क्रिकेट शुरू हो गया है।
10-10 क्रिकेट क्यों शुरू होना चाहिए? इतना कितना मजाक करोगे खेल के साथ, कितना मजाक करोगे आप? हो गया, टेस्ट क्रिकेट को ही असली क्रिकेट माना जाता है, लेकिन असली क्रिकेट में तो 5,000 दर्शक भी नहीं आते। और नकली क्रिकेट जिसको कहते हैं, जहाँ बाउंड्रीज 55 मीटर की कर दी गई है 75 मीटर से, और छक्के आसानी के साथ पड़ रहे हैं, युवतियां नाच रही, ये भारत की संस्कृति है क्या? कि मैदान के बाहर इंग्लैंड में तो पूरे कपड़े पहनकर नाच रही, भारत में उल्टा हो रहा। तो इतना कितना आगे बढ़ गया हमारा देश। तो ये एक सोचने का विषय है, और आज सोचेंगे तो बंदिश लगेगी, क्योंकि ये वक्त आ गया जब हम सोचें कि ठीक है, खेलों में बदलाव हो, रोमांच उत्पन्न हो। आप खिलाड़ी जैसे थूकते हैं, अब थूकने का जैसे कोविड में बंद हो गया, तो खिलाड़ियों को बड़ा दुख हो रहा है कि खेलों को, गेंद को कैसे चमकाएंगे। अरे भाई, विकेट अच्छे बनाए, विकेट ऐसे बनाइए जो बॉलर्स को मदद दे। थूकना क्या अच्छी प्रथा है क्या? दुनिया भर में मैं समझता हूँ खिलाड़ी थूकता क्यों? थूक लगाना कौन सी अच्छी प्रक्रिया है? इसको तो वैसे ही बंदिश लगाना चाहिए। जब स्पिनर बॉलिंग करता है तो उसको गेंद रगड़ने का कोई मौका नहीं देते हम। गेंद रगड़ता तो उस पर फाइन है, गेंद नहीं रगड़ सकता जमीन पर, तो फिर खिलाड़ी उसको चमकाने के लिए थूक क्यों लगाएंगे? ये एक गलत परंपरा है। तो ये खेल में तेज तर्राक चीजों को आगे लाने की जो कोशिश है, ये खेलों के मूल स्वरूप को जो बिगाड़ रही है, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। टेस्ट क्रिकेट चलता रहे, उसमें रोमांच पैदा हो, उसको परिणाम मुखी कर दिया जाए, 5 दिन तक परिणाम जरूर निकले। सबसे बड़ा आक्षेप टेस्ट क्रिकेट पर यही है कि परिणाम नहीं निकलता। परिणाम निकले तो लोगों में रोमांच लौटेगा, दो पारियां हो और परिणाम निकलने की गारंटी हो, तो खेल में सकारात्मक तत्व आ जाएंगे। ये कोशिश की जानी चाहिए, बजाय इसके कि 10-10 ओवरों का खेल हो, केवल पैसा जोड़ना है। पैसे की इतनी कितनी भूख है, और कितना पैसा चाहिए, और उन्हीं खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है जो एक प्रारूप में पैसा कमा रहे हैं, वो दूसरे प्रारूप में भी पैसा कूट रहे हैं। और आम बच्चे को आज क्रिकेट बैट नहीं मिल रहा है। आप बच्चों को क्रिकेट मुहैया कराइए, उनको क्रिकेट बैट सही तरीके का दीजिए, उनको सही पैड्स दीजिए खेलने का। आज क्रिकेट के बैट कितने महंगे हैं, ले नहीं सकता गरीब बच्चा, तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये कोशिश करनी चाहिए। तो प्रतिभाएं उभारने का एक तरीका ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अपनी सुविधाएं ऐसे लोगों तक पहुंचाओ जो समाज के वंचित लोग हैं, वैसा करना चाहिए। सर, हमारे पास दर्शकों के कुछ सवाल आए हैं, लेकिन हम दर्शकों के सवाल लें उसके पहले हम गुरुजी के पास जाएंगे। सर, सफलता में मार्गदर्शन का एक की बहुत बड़ी भूमिका है। आपने बताया कि आप किस तरह से किसी को आदर्श मानकर उनके फोटो इकट्ठा किया करते थे बचपन में, और फिर आप किस तरह से सफल हुए। और अगर सफलता का मार्ग हमें गुरु के द्वारा बताया जाए तो उसके इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। गुरु सदमार्ग पर ले जाता है, गुरुओं में सही और गलत का अंतर बताता है, गुरु हमारे उद्धार की कामना करता है, और जब गुरु ही मार्गदर्शन देता है तो जीवन जरूर सफल हो जाता है। मैं गुरुदेव श्री नए पद्म सागर जी महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन हमारे सभी दर्शकों को और हमें प्रदान करें। बहुत बहुत खुशी और बहुत आनंद है आज सभी के प्रिय ऐसे पद्मश्री सुशील दोषी जी हम सभी के बीच उपस्थित है। उनकी वो मधुर वाणी और मीठी कमेंट्री सभी को आज भी बराबर याद है। और ऐसे सज्जन, संस्कारी, धर्म प्रिय हमारे श्रावक को देख करके हमें अपार आनंद और बहुत खुशी हो रही है। ऐसे देखा जाए, जैन धर्म वो न जातिवाद, न भाषावाद, न प्रांतवाद में विश्वास, न भाषा, न प्रांत, कोई भेद नहीं है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी देश के लोग इस तरह से मिलकर के क्रिकेट खेलते हैं, वैसे ही सभी धर्म, सभी जाति, सभी देश के लोग मिलकर के अध्यात्म के शिखर को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म की भूमिका में आगे बढ़े। ऐसी विशालता, उसका नाम जैन धर्म है। जो धर्म किसको सांचे में बांधने की बात नहीं करता, सभी के लिए जो खुला है, सभी के है, हर किसी को हर तत्व की गहराई के अंदर जाने का अधिकार प्राप्त कराता है, और जो यूनिवर्सल सिद्धांतों को ही
मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है। ऐसा पवित्र धर्म और क्रिकेट, उसकी समानता के बारे में मैं सोच रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था कि धीरे धीरे जाति, भाषा, देश, उनकी दीवारों को तोड़ करके मानव मानव के निकट आ जाए, मानव धर्म के निकट आ जाए। ये मानव कटुता, क्लेश और विवादों से मुक्त बन करके एक आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करे। ऐसा आदर्श खेल जगत के अंदर, खेल जगत की मूल भावना है। आज मुझे बहुत खुशी हुई, अभी मैं सुशील दोषी जी को सुन रहा था कि खेल और स्वरूप बरकरार। यहाँ पर इस तरह से कम वस्त्रों के अंदर स्त्रियों का नाचना, ये भारत की संस्कृति नहीं है। स्विमिंग के अंदर हमारे घर की कम वस्त्रों में स्विमिंग के अंदर ये बहुत गलत है। टेनिस के खिलाड़ियों के इस तरह से अल्प वस्त्रों के अंदर नारी को इस तरीके से प्रेषित करना खेल की बहुत बड़ी मजाक है। और इसीलिए खेल वही माना जाता है जो व्यक्ति को सभ्यता, शरीर सुदृढ़ता और लोगों का जुड़ाव सिखाता है। और आज जो जो विकृत स्वरूप इसमें आ रहा है वो खेल जगत की भावना के लिए बड़ा घातक है। क्रिकेट के अंदर सट्टा का आना ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैच फिक्स होना ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, इसका मूल कारण लोभ है। जहां पैसे की दुनिया खेल में आ जाती है, खेल की भावना हो जाती है। खेल शरीर की स्वस्थता के लिए, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न रहेगा तो व्यक्ति मानवता के आधार पर जगत की सेवा के अंदर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो खेल केवल आर्थिक आधार नहीं होना चाहिए, खेल ये मजाक नहीं होना चाहिए, और खेल इनडायरेक्ट ये दुराचार का स्वरूप नहीं होना चाहिए। उसके बारे में जब सुशील दोषी जी ने बताया, मैं सुन करके बहुत प्रभावित हुआ। सदाचार ये खेल का मूल आधार है। निर्लोभ अवस्था ये खेल का मूल आधार है। यदि लोभ के आधार पर खेल को आगे बढ़ाया गया तो ये लोगों के लिए मजाक बन जाएगा, ये मनोरंजन नहीं रहेगा, लोगों के लिए दुख रंजन बन जाएगा। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस प्रकार से सुशील दोषी जी ने अपने हृदय के उद्गार अभिव्यक्त किए और इस लेवल पर हमारे एक परम श्रावक पहुंचे हैं, उसकी हमें बहुत खुशी और बहुत आनंद है कि कमेंट्री के माध्यम से भी लोगों के दिल पर राज करना यदि सीखना हो तो सुशील दोषी जी से सीखे। एक कमेंट्री के माध्यम से भी हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के दिल तक पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आज मुझे आनंद, बहुत खुशी है सुशील दोषी जी जीवन के अंदर इतनी अद्भुत भूमिका अदा करते हुए, खेल जगत की चिंता करते हुए, खेल जगत के मूल स्वरूप को कायम रखते हुए और इस ऊंचाई पर पहुंचे कि भारत सरकार ने इतना बड़ा सम्मान पुण्यशाली सुशील दोषी जी को दिया। तो खेल ये संस्कार का आधार रहे, खेल ये पवित्रता का आदर्श है, खेल ये शरीर सौष्ठव की भूमिका रहे, खेल ये भारतीय संस्कृति का दर्शन रहे, और ये खेल व्यक्ति को उत्तरोत्तर अध्यात्म की ऊंचाई की ओर ले जाने वाला बने। ये खेल जगत की मूल भावना हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, और खेल के अंदर जो पुरुष और स्त्री का भेद होता है उसे भी दूर करना बहुत जरूरी है। टेनिस के अंदर भी देखो तो लेडीज प्लेयर को क्या पैसा मिलता है और जेंट्स प्लेयर को कितना पैसा मिलता है। सेम पोजीशन क्रिकेट के अंदर है। साथ साथ इस तरह से नारी खेल के माध्यम से करने का जो खौफनाक षड्यंत्र चल रहा है उसके ऊपर काल प्रतिबंध आना चाहिए। ये चीयर्स गर्ल, ये भारत की संस्कृति और सभ्यता नहीं है। पैसों के आधार पर देश की संस्कृति को कुचलने का काम कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये देश अपनी मूलभूत भूमिका से फट जाएगा और ये दुराचार पूरे विश्व का सर्वनाश करेगा। भारतीय संस्कृति पुकार पुकार करके कहती है सदाचार में शक्ति है, सदाचार में परिवार की पवित्रता है, और सदाचार में ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है।
और ये दुराचार को कहीं ना कहीं प्रमोट करना खेल जगत के माध्यम से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। चाहे स्विमिंग हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे टेनिस हो, चाहे कोई भी खेल जगत की प्रवृत्ति हो, उसमें सदाचार का स्थान रहे, नारी जगत का मजाक न हो, नारी केवल नाच गान का स्थान न बनी रहे। नारी तीर्थंकर परमात्मा को, भगवान को जन्म देने वाली वो नारी होती है। नारी इस विश्व का सबसे बड़ा आदर्श है। विश्व के अंदर जितने भी सफल पुरुष महापुरुष हुए हैं, माँ होती है। इस तरह से उनका शोषण, उनका प्रदर्शन होता है विषय है। और प्रतिष्ठा के माध्यम से, संस्कारों की प्रतिष्ठा के माध्यम से खेल जगत के अंदर सबको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं चाहूंगा सुशील दोषी जी की तरह अनेक जैन जो मीठा बोलते हैं वो कमेंट्री के क्षेत्र में आए। अनेक जैन बालक बालिकाएं खेल जगत के अंदर आकर के सदाचार, सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमेशा सफल रहे। और सुशील दोषी जी हमेशा से आदर्श रहे हैं और हमेशा से आदर्श रहे। पुनः मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से जैन धर्म जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और देश की सीमाओं से ऊपर उठ करके अध्यात्म की भूमिका में आगे बढ़ने का संदेश देता है, उसी प्रकार ये क्रिकेट के अंदर भी न जातिवाद है, न भाषावाद है, न देश की कोई दीवारें हैं, सब मिलकर के आगे बढ़े हैं। तो ये मानवता के लिए सबसे बड़ा संदेश है, आगे बढ़े और एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। यही मेरा तहे दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विशेष करके डेली और पूरी टीम को साधुवाद है कि उन्होंने इतना जैसे पुण्यशाली व्यक्ति आज पूरे समाज के भी सम्मानित करके उनके अनुभवों को याद करा करके आज सबको गौरवान्वित किया है। इसके लिए मैं आपसे विशेष करके सुशील दोषी को भी हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। वंदन करूँ सर। एक सवाल लेते हैं, उसके बाद एक कमेंट्री की कुछ पंक्तियां लेंगे सर, और फिर आपसे विदा लेंगे सर। सर एक सवाल अभी दर्शक ने हमें भेजा है। काफी सवाल आए हैं, लेकिन जब मैं सवाल की लिस्ट देख रहा हूँ तो एक सवाल मुझे बहुत पसंद आया। जिस तरह से आपने इस बात पर प्रकाश डाला कि अगर किसी को क्रिकेट सीखना हो तो 12 वर्ष की उम्र में एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है, और जिसके लिए ट्रेनिंग सेंटर पूरे देश में मौजूद है। उनका ये सवाल है कि अगर वो अपने बेटे को कमेंटेटर बनाना चाहते हैं तो कोई ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे उन्हें प्रवेश दिला सके? नहीं, मेरे ख्याल से कमेंट्री का कई लोग मुझसे पूछते हैं, सीखना भी चाहते हैं। उस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन वो अपने आप ही सीखना पड़ता है। देखिए, इतने सारे उदाहरण आपके सामने मौजूद हैं, इतने सारे क्रिकेट मैचेस आते रहते हैं टेलीविजन सेट पर भी, आप सुनते जाइए, उससे समझते जाइए। यूट्यूब चैनल्स पर भी कई कमेंट्री मौजूद है, उनको सीखिए, समझिए और फिर अपनी कमेंट्री करके उसका लाभ उठाइए, उससे तुलना कर सकते हैं। देखिए, जब मैंने कमेंट्री की थी, देखिए मैं बड़े-बड़े कमेंटेटर्स की अंग्रेजी कमेंट्री की नकल करता था, क्योंकि मुझे सुनने को हिंदी कमेंट्री मिलती नहीं थी। और अच्छा हुआ कि हिंदी की कमेंट्री किसी की सुनी नहीं थी, क्योंकि तब कोई करता ही नहीं था। नहीं सुनी तो अपनी शैली खुद बनानी पड़ी, और जब शैली खुद बन गई तो अद्भुत शैली बन गई। देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि जो दिल से निकली बात रहती है, जो मौलिक चीजें रहती है, वो मौलिक चीजें ही रहती हैं, और उनका इतिहास के संदर्भ में हमेशा वो चीजें यादगार बन जाती हैं। तो मौलिकता कभी नहीं खोनी चाहिए, ये मैं एक बात कहना चाहूंगा। और सीखने की कोशिश करिए, ये बहुत मुश्किल कला नहीं है। और अगर कोई मुझे कांटेक्ट करना चाहता हो तो इन विजय कुमार जी या जीतो से कभी भी संपर्क करें। मैं हमेशा आपका विनम्र सेवक, हमेशा जैन धर्म के अनुयायियों के लिए कभी भी हाजिर हूँ। और मैं कहना चाहूंगा कि ये पवित्र कार्य, देखिए, इसको मैं पैसा कमाने का जरिया मानता ही नहीं हूँ। ये एक पवित्र कार्य है। ईश्वर ने मुझे ये काम करने के लिए भेजा है, गुरुदेव ने मुझे इस बात करने के लिए प्रेरणा दी है, इसीलिए मैं ये काम करता हूँ। दिल से करता हूँ, दिल में उतरने की कोशिश करता हूँ। और इसीलिए जब आप मुझसे सीखने आएंगे तो मैं दिल से सिखाऊंगा आपको, इसका मैं भरोसा दिलाता हूँ। जरूर सर, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके पास आकर इस चीज की ट्रेनिंग लूं। सर, मैं अपने कार्यक्रम के समापन की ओर जाऊं उससे पहले आपको कहूं कि जब इस चीज के ऊपर रिसर्च हो रहा था कि आपका इंटरव्यू लेना है, जब इसमें मैंने आपसे बात की,
और काफी वर्ष पहले एक प्रोग्राम के दरमियान आपसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक डर था कि इतने बड़े हिंदी के विचारक जिन्होंने हिंदी की को एक अलग लेवल पर लेके गए, पूरी दुनिया में हिंदी का डंका बजाया, उनका इंटरव्यू कैसे लिया जा सकता है। तो एक डर था, लेकिन इतनी अच्छी तरह से ये इंटरव्यू हुआ, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर हम आपसे विदा लें इसके पहले, अगर मैं आपसे आज ऐसी विदा ले लूं सर, तो मेरे सारे दर्शक मुझे मैसेज और फोन कर करके कहेंगे कि आपने इस प्रोग्राम में कुछ तो चूक कर दी। मैं आपसे विदा लूं उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी कमेंट्री की चंद पंक्तियां सुनाएं जो आपके दिल के सबसे करीब हो सर। बहुत मुश्किल काम है, कहीं अन्य जगह तो मैं कभी सुनाता नहीं, लेकिन महाराज साहब के आशीर्वाद के साथ मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि आपका मैं किसी भी तरह से कोई भी जो रिक्वेस्ट है वो टाल ही नहीं सकता, क्योंकि जैन लोगों के बीच में बड़ा हुआ हूँ और गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे प्रति सबसे ज्यादा रहा है। तो मैं शुरू करता हूँ। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, करीब 50,000 दर्शकों की उपस्थिति यहाँ पर है और सुनील गावस्कर और चेतन चौहान भारत के 2 ओपनिंग बैट्समैन मैदान पर जा चुके हैं। पूरे शहर में मैंने देखा था कि एक रोमांच था। होटल की खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट लगाकर रिक्शा चालक तक इस क्रिकेट के मैच की ही बातचीत कर रहे थे। दर्शकों में बेहद रोमांच है और अपेक्षा का वातावरण बन रहा है। ये पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं इमरान खान पवेलियन की तरफ से। फील्डिंग काफी आक्रामक जमाई गई है। 3 स्लिप है, एक गली, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, ये है ऑफ साइड फील्ड, ऑन साइड में एक मिड ऑन स्क्वायर लेग और एक फाइन लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन को छूते हुए। 6 फील्डर्स ऑफ साइड में है, 3 फील्डर्स ऑन साइड में है। लंबा रन अप लेकर इमरान बॉलिंग करने के लिए तैयार सुनील गावस्कर को। दर्शक उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। इमरान चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पवेलियन की तरफ से पहली गेंद ओवर पिच और गावस्कर हाफ वॉली पर लिया, आगे आकर और खूबसूरती के साथ ड्राइव किया ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से चाकट के लिए। सर बहुत बहुत खूबसूरत सर, ऐसा लगता है सर आपको सुनते ही जाए। आज ये कार्यक्रम का समापन ही ना करें और आपको सुनते जाए सर, दिल की बेहद इच्छा है, लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए हमें विदा तो लेनी होगी। गुरुदेव आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत वंदन, और आपने इतना अच्छा संदेश दिया। सब लोगों के जब आप बोलते हैं तो सबके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार होता है और वो ऊर्जा वर्तमान में उसकी बहुत जरूरत है, जिसके लिए हम आप चाहेंगे कि आप हर समय हमसे जुड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सर आपको भी मैं धन्यवाद विशेष दूंगा, क्योंकि आपने इतना कीमती समय निकाला और हमसे जुड़े, और दर्शकों के साथ जो आज आपने अपने विचारों को साझा किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शक उसका अपने जीवन में पूरा उपयोग करेंगे और उनके जीवन में बदलाव आएगा। दर्शकों अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में भी कोई सवाल है, आज मैं सवाल ले नहीं पाया, तो आप हमें लिखिए knowledgeinfomedia@gmail.com पर। आपके सवाल में सुशील दोषी साहब को पहुंचाऊंगा और वो सीधे आपके सवालों का जवाब देंगे। दर्शकों अपने आसपास सफाई रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए ज्ञानवर्धक शो जिसका नाम है नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदन गुरुदेव।